हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक मॉडल पेपर जो कि हिंदी का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा? हिंदी का। हिंदी का रहेगा। और देखिए, जो समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट रहता है और पूर्णांक जो रहता है 70 नंबर का रहता है। ठीक है। हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि 2026 में आने की संभावना रहेगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पक्का लड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं निर्देश में क्या क्या दिया रहता है। हम लोग जाएंगे तो इसका कोड कितना होता है, कोड भी आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है। तो देखिए, निर्देश में क्या क्या दिया रहता है देख लेते हैं। दिया रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित हैं। ठीक है। मान लीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र है अ में और किस में, ब में विभाजित रहेगा। ठीक है। जिसमें से अ में जो आप लोगों को मिलेगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। ठीक है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा जो कि ओएमआर सीट पर करना होता है। ठीक है। जो कि किस पर करना होता है? ओएमआर सीट पर करना होता है। लेकिन जो ब रहेगा, खंड ब में हम लोग का लॉन्ग आंसर ऐसे रहता है। ठीक है। मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर करना होता है जो कि 50 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहेगा। देखिए, खंड अ जो रहता है 20 नंबर का रहेगा और खंड जो ब रहता है वो कितना नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहता है। ठीक है। और जो 30 नंबर आप लोगों को स्कूल से दिया जाता है। ठीक है। तो देख लेते हैं। तीसरा दिया है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है। जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है। और दिया है चौथा, क्या खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक है। और दिया है छठवा, क्या प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए रहेंगे। ठीक है। क्या रहेंगे? निर्धारित अंक दिए रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इतना तो हम लोग का हो गया। अब देखिए, और रहता है जो आठवां जो दिया रहता है, मतलब कि सातवां जो निर्देश दिया रहता है, ये रहता है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। ठीक है। क्या है? सभी प्रश्न जो रहता है उसे करना जो है अनिवार्य है। ठीक है। सभी प्रश्न को करना क्या है? अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं खंड अ की तरह। ठीक है। खंड अ की तरह। खंड अ में देखते हैं। खंड अ, ठीक है। खंड अ में 20 पूर्णांक रहेगा, 20 नंबर का रहता है, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। ठीक है। देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कर रहा है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बाबू गुलाब राय जो है किस युग के लेखक हैं। ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है शुक्ल युग, डी है शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या होगा। तो देखिए, बाबू गुलाब राय जो हैं हम लोग शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है। किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है? तो देखिए, ये भी 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, बस बताना है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो हम लोग का है निबंध। ठीक है। क्या है? निबंध है। ये ध्यान रखिएगा। चिंतामणि जो है एक क्या है? निबंध है। कौन लिखे हैं? इनके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। शुक्ल जी हैं। ये ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ये क्या है कि विधा जब कहेगा तो निबंध हो जाएगा। ठीक है। विधा जो कहेगा निबंध हो जाएगा। लेकिन रचनाकार पूछ देगा इसका तो शुक्ल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शुक्ल जी हो जाएंगे, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, गबन किसकी रचना है? ठीक है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की? तो देखिए, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है।
अब देखिए गबन जो पूछ दिया कि किस विधा की रचना है, ठीक है, गबन किस विधा की रचना है, तो क्या है, उपन्यास है, उपन्यास है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उपन्यास है। तो यानी विधा पूछेगा तो उपन्यास, उपन्यास। और अगर पूछेगा कि रचना किसकी है तो मुंशी प्रेमचंद्र की है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 ईस्वी तक है, ठीक है। शुक्ल युग की समयावधि कब तक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। दिया है क्या, नीड़, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी है, आत्मकथा है, और डी रेखा चित्र है। आप लोग बताइए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए भेंटवार्ता तो होगा नहीं, जीवनी भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। और रेखा चित्र भी नहीं होगा, तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। और नीर का निर्माण फिर किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, हरिवंश वंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की क्या है, रचना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर का क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो आप लोगों को बताना है कि 6 नंबर का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रानंदन पंत की। आप लोगों को बताना है कि 7 नंबर का क्या होगा, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि 7 नंबर का क्या होगा। मधुशाला किसकी रचना है, तो हम लोग का हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर दिया है, भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो देखिए भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है, सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो देखिए आधुनिक काल जो है सन 1843 से अब तक है, ठीक है, 9 नंबर का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्या कर रहा है, मतीराम किस युग की कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। तो देखिए जो मतीराम है हम लोग का रीतिकाल की कवि, रीतिकाल के कवि है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक, रति, हास, निर्वेद। तो देखिए शोक जो होता है करुण रस का होता है, करुण रस का होता है। अब देखिए रति तो होगा नहीं, ना शोक होगा, ना निर्वेद होगा, हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन 11 का सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर, आतप प्रयो प्रकाश, ठीक है, प्रयुक्त मतलब बताना है कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, शैलेश अलंकार है। अगर उपमा अलंकार का बात कर दिया तो जो भी अगर हम लोग पंक्ति पढ़ेंगे उसमें सा सी सरिस, ठीक है, सा सी सरिस की बात आए तो उसमें क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। लेकिन अगर हम लोगों को मानो, ठीक है,
मानो, मनहु, जानो, जनहु, ई सब आए तो इसे किसे मानते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो है मनु आया है, ठीक है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। आप लोग बताइए कि 13 नंबर का क्या होगा। तो देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक, आ। ठीक है, आकर्षण। देखिए आ प्लस कर्षण यानी आकर्षण, यानी कि जो पहले जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यानी हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो आप लोगों को बताना है कि 15 नंबर का क्या होगा। तो हम लोग 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, वाक्य और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? बताना है पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आंख। तो देखिए आंसू का तत्सम रूप पूछा है तो अश्रु हो जाएगा, यानी 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग का कर्म की प्रधानता तो होगा नहीं, भाव की भी प्रधानता नहीं हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाचक में कर्ता की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में किसकी होती है? क्रिया की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब है ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो आप लोगों को बताना है कि 19 नंबर का क्या होगा। तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सर्वनाम है मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम वो होता है कि जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी वह हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर भी किया। अब देखते हैं कि खंड ब में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो कि 50 नंबर का रहते हैं। तो देखिए पहला जो आप लोगों को मिलेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेगा, और 3 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 2-2 नंबर एक प्रश्न के उत्तर देने पर मिलेगा। तो देखते हैं पहला क्या पूछा है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देख कर लोग एक दूसरे को की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर उत्साह का उच्च। ठीक है, इतना ही का हम लोग क्या करना है, जो रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही व्याख्या करना है। ठीक है, जब व्याख्या करना है तो पहले ही हम लोग पढ़ते हैं व्याख्या, तो देखते हैं कि मित्र के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, मित्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ में लेखक का नाम लिखते हैं, किसका लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं, और पाठ का नाम लिखते हैं कि ठीक है। तो देखिए हम लोग देख लिए कि मित्रता पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता। मित्रता।
और लेखक जो हो जाएंगे शुक्ल जी हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल, ये ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ को आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, डालकर लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप लोग उतना लिख देंगे तो 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। कैसे आप लोग व्याख्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र मित्र बनाने के लिए यह कोई बात जरूरी नहीं होती है कि मित्र एक ही स्वभाव के हों, एक ही रुचि रखते हों। इस संसार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में कि लोग भिन्नता देखकर भी एक दूसरे के ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, यही आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर रेखांकित अंश व्याख्या भी मिल जाएगा। लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, तो आप लोग यहीं से इतना पढ़ेंगे तो आप लोग को आंसर इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी 2 नंबर प्लस 2 यानी कि बराबर 6 नंबर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये आता है तो ये करिए, नहीं तो ये करिए। अब देखिए ये भी क्या दिया है, दिया है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रहा रह जाएगा। अब देखिए ये जो पढ़े हैं ये ममता पाठ से लिया गया है, ममता। ठीक है, ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, प्रसाद जी हैं इनके। तो आप लोग संदर्भ में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, सॉरी, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है और इनके लेखक जो हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए रेखे लिखेंगे कि देखिए लिखा है रेखांकित अंश का, तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि ममता अपने पिता को सोने से भरे थाल को ले आते देखी तो कही कि पिताजी परमपिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, क्या कोई भूपृष्ठ पर हिंदू नहीं बच रहेगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे सके। ठीक है, आप लोग इसका व्याख्या लिख लेंगे। अब देखिए ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, जो बताते हैं कि कौन से इच्छा के विरुद्ध, जो कि उनके पिताजी जो थे वो 10 थाल जो थे सोने का, जो 10 थाल जो सोने का स्वर्ण लाए थे, वही क्या कर रहा था, मतलब कि इच्छा, मतलब ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघाओ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोती पाई। ठीक है, इसका ही हम लोग क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो देखिए ये किससे है, पद से है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करना चाहें तो लिख सकते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री 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 कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इस मतलब कि इस प्रभु से अगर किसी लंगड़े व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो वो पर्वतों को लांग लेता है। ठीक है, क्या करता है, वो पर्वतों को लांग लेता है, और जो अंधे को
और जो अंधे के ऊपर कृपा हो जाए तो वो अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। और जो बहरे व्यक्ति हैं उनको सब कुछ सुनाई देने लगता है, ठीक है। और गूंग व्यक्ति जो होते हैं पुनः बोलने लगते हैं। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी निर्धर व्यक्ति जो होता है अपने सिर पर छत्र धारण कर कर राज करने लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु के चरणों की मैं वंदना बार बार करता हूँ, ठीक है। यही लिखना होता है। और पूछा है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। अब देखते हैं अथवा में ये दिया है, सुनी सुंदर वैन सुधा रसाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तीन है, समुझाई कुछ मुस्कुराई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावय, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ से, मतलब कि इसके लेखक कौन है, मतलब इसके कवि कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना है, ठीक है। देखिए ये दिया है और ये दिया है, ऐसा नागरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा च केंद्रम अस्ति, ठीक है। और इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाडम्य संस्कृतेषु आलोक सर्वत्र प्रस्तुत, ठीक है। यहाँ यही है कि इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो मुगल राज दारासिको आगत भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन आकरोत, ठीक है। कि जो मुगल युवराज जो था यहाँ भारत मतलब आकर काशी में, कह सकते हैं कि जैसे कि वो भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और इससे जैसे कि ये जो है इससे प्रभावित होकर वो क्या किया, उपनिषद को अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया, ठीक है। इसका यही अनुवाद होगा। या आप लोग लिख सकते हैं मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृत, ठीक है। मानव जीवन का जो संस्कार है वो एक क्या है, संस्कृत है, ठीक है। ये आप लोगों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचति, काम हित्वा वान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत। इसका बताना है, या सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कसी दुख भाग भवेत। इसका आप लोगों को कोई भी संदर्भ लिख देना है और इस मतलब संदर्भ लिख कर और इसका अनुवाद कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। आप लोगों को बताना है। क नंबर दिया है, मुक्तिदूत का खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण वर्णन कीजिए, ठीक है। यह दिया है, मुक्तिदूत का खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथनांक अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो देखिए मुक्तिदूत गाजीपुर के जो होंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने अपने स्कूल से जाकर पूछ लेंगे कि आप लोगों को क्या लिखना है। तो देखिए मुक्तिदूत है, जो कि मुक्तिदूत है तो आप लोगों को 2 प्रश्न दिया है जिसमें से एक प्रश्न करना है। आप लोग अगर चरित्र चित्र वर्णन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या कोई सर्ग लिख दीजिए जिसमें 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए ख नंबर है, ज्योति जवाहिर, ठीक है। जवाहिर का लिखना है, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। मेवाड़ मुकुट का लिखना है, मेवाड़ मुकुट का भी आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। अग्र पूजा का लिखना है, जय सुपास सुबुआस का है, मातृभूमि का है, ठीक है। कर्ण का है, करमवीर का है, तुमुल का है, ठीक है। ये सब है इतना, ठीक है। आप लोगों को आप अपने जिला के अनुसार लिखना होता है। ये नहीं कि कोई गाजीपुर में है और तुमुल लिख ले, करमवीर लिख ले या कर्ण लिख ले, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को गलती माना जाएगा। तो आप लोग गाजीपुर से हैं तो आप लोग लिखेंगे मुक्तिदूत, और अपने अपने जिला से पूछ लीजिएगा, मतलब जिला जो जो अपने स्कूल से पूछेंगे वो लोग आप लोग बता देंगे, जिस जिले से होंगे वही लिखना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वो भी देखना है तो हमारे चैनल में पढ़ा गया है, मतलब कि डाले हैं कि किस जिले में क्या लिखना है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर दिया है,
दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए जो ये वीडियो में लिए हैं जितना प्रश्न मतलब कि जितना लेखक है, अगर आप लोग ये तीनों याद कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ मत याद करिए, बस ये तीन याद कर लिए तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पक्का लड़ जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का लड़े, जयशंकर प्रसाद का लड़े या रामचंद्र शुक्ल का लड़े। ठीक है, आप लोगों को 3 नंबर जीवनी लिखने के लिए मिलता है और 5 नंबर क्या मतलब 2 नंबर क्या निकला है, एक रचना लिखने पर मिलता है। तो देखिए आप लोग जीवनी लिखने पर से पहले पहले संक्षिप्त परिचय का उसका मतलब कि उनके बारे में पूरा लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, दिए गए कवियों में से किसी एक का लिखना है। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। अगर आप लोग एक मैथिली शरण गुप्त हैं, अगर आप लोग 4 आदमी का याद कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लोगों को कोई भी लिख देना है, बस देखना है कि ये प्रश्न पत्र में न आया हो। निम्नलिखित में से कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप लोग 2 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग अगर कमेंट भी करेंगे कि इसका संस्कृत का भी आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर लिखना है, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ या हानि जो है। अब देखते हैं नारी सशक्तिकरण पर लिखना है, जिससे लिख लेंगे आप लोग तो 7 नंबर मिलेगा। और इसे आप लोग 3 या 4 पेज में ही लिखिए और ये सबसे लास्ट में लिखिए और इसे रूपरेखा कर कर प्रस्तावना लिखिए और उसके बाद जो हेडिंग डालकर लिखेंगे और लास्ट में उपसंहार लिख दीजिएगा। अब देखते हैं, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने पितृ को एक पत्र लिखिए। ठीक है, मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, मित्र को लिखना है। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिससे टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इसमें भी 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा। आप लोग कोई भी कर सकते हैं, ये कीजिए चाहे ये कीजिए। ठीक है, और इसमें से ये नहीं है कि चारों करना है, नहीं, एक ही विषय पर लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतना ही हम लोग कंप्लीट किए हैं, यानी कि आप लोगों का 70 नंबर का ये पेपर हल हो गया। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा और ऐसे ही मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है, धन्यवाद।